हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी क्रम में इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे थे और एल्कोहल बनाने के निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। तो एक विधि के बारे में आपको बता दिया गया, हेलो एल्केन से एल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे। और दूसरी विधि में, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है एल्कीन से कैसे हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम रिपीट करा दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो एल्कीन का टॉपिक हम एक वीडियो में कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक इसके पहले वाले वीडियो में हुआ था, ठीक है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो छोटा हो गया था। तो इसमें हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण एक ही वीडियो में हो जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण, ठीक है। थोड़ा रिपीट करा दिया जा रहा है आपका, एल्कीन से दूसरी विधि है एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण कि एल्कीन से क्या किया जा रहा है, एल्कोहल का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की विधि, निर्माण की विधि, ठीक है। तो एल्कीन से एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे, तो इसके 4 विधियां हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 है, पहली विधि है कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हम प्राप्त करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 द्वारा प्राप्त करते हैं, H2SO4 द्वारा। और दूसरा है एल्कीन के जलयोजन द्वारा, एल्कीन के जलयोजन द्वारा, जलयोजन द्वारा। और तीसरी विधि है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, तीसरी विधि है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से कि एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से, ठीक है, ऑक्सीकरण से। और चौथी विधि है एल्कीन के ऑक्सी मरकरीकरण विमरकरीकरण से। एल्कीन के ये 4 विधियां हैं कि एल्कीन के ऑक्सी मरकरीकरण, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन भी कह सकते हैं, एल्कीन के ऑक्सी मरकरीकरण, विमरकरीकरण, विमरकरीकरण से। बस इन चारों से हमें क्या करना है, एल्कोहल का निर्माण करना है। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा करना है, दूसरा एल्कीन के जलयोजन द्वारा करना है, तीसरा एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा करना है, और तीसरा एल्कीन के ऑक्सी मरकरीकरण विमरकरीकरण से करना है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं हाइड्रोबोरेशन कह सकते हैं, और इसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन भी कहा जा सकता है, ऑक्सी मरकरीकरण या विमरकरीकरण से, ठीक है। तो इन विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हम कैसे एल्कोहल बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम एल्कीन से कराते हैं, या सीधे कह सकते हैं एल्कीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जो उत्पाद बनता है, उस उत्पाद का हम जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जल अपघटन करते हैं अर्थात जल के साथ उबालते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है। और दूसरा है एल्कीन के जलयोजन से इसमें क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल भी इसमें भी क्या होता है, प्राप्त होता है। और
तीसरा है एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से। तो एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से भी क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, और एल्कीन के ऑक्सीकरण विमर्करीकरण से भी एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इन सभी से हम एल्कोहल क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एल्कीन से एल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे, या एल्कीन के जलयोजन द्वारा एल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कायदे से आप तैयार करेंगे, कायदे से समझेंगे। ठीक है, हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। ठीक है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, एल्कीन के जलयोजन द्वारा, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से, और चौथा है एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण से। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए पहला विधि देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा H2SO4 सीधे लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, एल्कोहल प्राप्त करना है। कि एल्कीन की क्रिया हम किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। ठीक है, तो एल्कीन की क्रिया स्थान सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद का हम जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल्कीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, या एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो एल्कीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर प्राप्त उत्पाद का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने के लिए जल के साथ उसको उबाला जाता है। तो उबालने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो हम एक चीज और यहां पर आप समझ लीजिएगा कि एल्कीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो योग होता है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। किससे होता है, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। तो पहले मार्कोनी-काफ का नियम फिर से समझ लीजिए, आपको बताया गया मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम क्या है कि इसमें जो सिंपली इसे शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या है कि जैसे कोई यौगिक जुड़ रहा है तो उसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक तो धनात्मक पार्ट होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। तो इसमें जैसे C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, ये एल्कीन है। तो एल्कीन पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल का योग होगा वो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होगा। और मार्कोनी-काफ के नियम में क्या होगा कि ऋण भाग जो होता है या ऋणायन भाग जो होता है उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, कम होती है। और धन भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऋण भाग जो है या ऋणायन वाला पार्ट जो है उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। और धनायन वाला पार्ट जो है उस
द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो ये क्या है, मार्कोनी-काफ का नियम है। ठीक है, तो देखिए हम लिख दे रहे हैं एल्कीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, एल्कीन पर H2SO4 का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार होता है। ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम आप पढ़े हैं, सिंपल सरल रूप से आपको समझा दिया गया है कैसे क्या होगा। ठीक है, तो आइए रिएक्शंस पे आते हैं। पहला रिएक्शन हम दे रहे हैं एथिलीन की अपक्रिया। एथिलीन भी एल्कीन है, तो एथिलीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, एथिलीन। और इसका आईपीसी नाम क्या होगा, एथीन, ETHENE, एथीन हो गया। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया हम किससे, कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। ठीक है, ये कंसंट्रेट यहां नीचे लिख दीजिए, कंसंट्रेट H2SO4 से जब कराते हैं तो क्या बनता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका हम जल अपघटन करते हैं, अर्थात उसको जल के साथ जब उबालते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ आपको थोड़ा समझना है, H2SO4 है, H2SO4 जब आयनित होगा तो ये हाइड्रोजन आयन और HSO4 नेगेटिव आयन में आयनित होगा। ठीक है, तो ये धनायन भाग है, ऋणायन भाग है। अब इसी को हम HSO4 को, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो HSO4 को हम इसको लिख सकते हैं OSO3H भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऋण भाग है ये, OSO3H इस तरह लिखा जा सकता है। तो इसको, ये धनायन भाग है, ये क्या हो गया, ऋणायन भाग है। अब मार्कोनी-काफ का नियम आपको बताए कि ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है या उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, और धन भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है। भाई देखिए इसमें यहाँ बीच में डबल बॉन्ड तो है, लेकिन इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार इसमें हम इसके साथ ऋण भाग भी जोड़ सकते हैं, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, या इसके साथ धन भाग जोड़ेंगे, या तो इसके साथ ऋण भाग जोड़ेंगे, या इसके साथ ऋण भाग जोड़ेंगे तो इसके साथ क्या करेंगे, धन भाग जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक के साथ धन भाग जोड़ देंगे, दूसरे के साथ क्या करेंगे, ऋण भाग जोड़ देंगे। तो अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है H2SO4 से, तो इसको अथवा करके यहाँ अपने समझने के लिए इस तरह आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन और क्या होगा, OSO3H नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इसको हम इसके साथ, इस कार्बन के साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो ऋण भाग है इस कार्बन के साथ जोड़ दे रहे हैं। ये समझने के लिए हमने एरो लगा के समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर रट्टा ना लगाना पड़े। ये धनायन भाग इस कार्बन के साथ जुड़ गया और ऋणायन भाग इस कार्बन के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो क्या बनेगा, देखिए इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो CH2, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। यहां इस कार्बन के साथ CH2 है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, OSO3H ये जुड़ेगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पर OSO3H जुड़ा, तो ये डबल बॉन्ड था, किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है। तो ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब इस उत्पाद को हम क्या करेंगे, जल के साथ उबालेंगे। ठीक है, ये H2O यहाँ जल के साथ उबालने पर या जल अपघटन करने पर, उबालने पर, तो इसको जब उबाला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो OSO3H है
जल है, उबाला जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन आयन OH आयन में क्या होगा, टूटेगा, इसमें मौजूद है। तो यहां से जो OH आयन उपस्थित है तो ये OSO3H को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर OH का मौजूद जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, इससे मिल करके OHSO3H नेगेटिव आयन से मिल करके क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए नीचे इसको लिख दिया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दे रहे हैं। यहाँ CH2 है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक, क्या हो जाएगा, CH3। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ OSO3H के स्थान पर क्या जुड़ेगा, OH समूह जुड़ेगा, तो हो जाएगा CH2। यहाँ OH भी लिख सकते हैं या सीधे यहाँ बगल में लिख सकते हैं OH। ठीक, अब यहाँ पर OSO3H मतलब इसको लिख सकते हैं HSO4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, H2SO4। ठीक, क्या बन गया, H2SO4। ठीक है, अब CH3CH2OH ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है ये, एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इसमें हम एक दूसरा रिएक्शन और दे रहे हैं। ये तो एथीन से अप्रिया कराया गया था, अर्थात एथिलीन से हमने एल्कोहल प्राप्त किया। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एथिलीन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, या एल्कीन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरा रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं। अब की हम रिएक्शन कराएंगे किससे, प्रोपेन से। प्रोपेन देखिए CH3, इसको लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी में थोड़ा समझना है, क्योंकि इसमें दोनों में कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु संख्या समान थी। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु था, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन परमाणु था। ठीक है, तो इनके साथ दोनों हाइड्रोजन परमाणु थे, तो हमें कोई समस्या नहीं थी। एक के साथ धनात्मक भाग जोड़ दिए, दूसरे के साथ ऋण भाग जोड़ दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसमें हमें देखना है इसकी अप्रिया, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन हो गया ये। इसकी अप्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, H2SO4 से करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको हम तोड़ दे रहे हैं। तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन OSO3H नेगेटिव आयन। ठीक, या इसको इसका भी आप लिख सकते हैं HSO4 नेगेटिव आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को OSO3H नेगेटिव आयन लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरह लिखा गया OSO3H। अब इसको खो दे रहे हैं। अब यहां देखिए इसको, तो ये धन भाग है और ये क्या है, ऋण भाग है। मार्कोनी का आपका नियम आपको बताया गया कि धनात्मक भाग उस कार्बन के साथ जुड़े, उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां आपको थोड़ा समझना है, इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु है, और इस कार्बन पर कितने कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु है। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होगी, तो मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार धन भाग उसके साथ जुड़ेगा। तो इसमें देखिए धन भाग कौन है या धनायन भाग कौन है, हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। ठीक, और देखिए ये प्रोपीन है, यहां नीचे लिख दे रहे हैं। अब ये नेगेटिव भाग जो है, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग एक ही लिखिए ताकि समझ में आ जाए, OSO3H नेगेटिव आयन। तो ये वाला भाग किसके साथ जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है,
ऋणात्मक भाग उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती, कम होती। तो ये इसके साथ जुड़ गया। अब जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उत्पाद, यहाँ CH3, तो ये CH3 ऐसे लिख देंगे सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH है इस, तो CH इसके साथ क्या जुड़ेगा, OSO3H, ये जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब यहाँ देखिए CH2 है, तो ये CH2 और इसके साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यौगिक बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। H2O यहाँ जल अपघटन करते हैं या जल के साथ उबालते हैं, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा और क्या होगा, OH आयन होगा। OH आयन के द्वारा ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर OH समूह जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, देखिए CH3, यहाँ जगह नहीं इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके स्थान पर क्या जुड़ेगा, OSO3H के स्थान पर OH समूह, क्योंकि H2O का जल अपघटन किया जा रहा है, तो जल अपघटन होगा तो ये हाइड्रोजन आयन OH आयन में टूटेगा, तो OH आयन द्वारा ये क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पर OH समूह क्या हो गया, जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, CH3, CH2 ये हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हो गया, CH3 हुआ। अब यहाँ देखिए OSO3H यहाँ से अलग हुआ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, इससे मिल करके क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा, H2SO4 बना देगा, ठीक। अब ये देखिए इसके पहले यहाँ CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, देखिए इस कार्बन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है, और इस कार्बन के साथ एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या नाम, ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, और इसका नाम क्या है, ठीक है। देखिए दूसरे कार्बन को ये समूह जुड़ा है, तो यहाँ श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप-टू-आल या प्रोपेन-टू-आल भी हो जाएगा इसका आईपीसी नाम, ठीक है। तो ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, प्रोपेन-टू-आल, ठीक है। तो इस तरह हम एल्कीन से क्या कर सकते हैं, एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। हमने किससे प्राप्त किया, एथीन से प्राप्त किया, और दूसरा किससे प्राप्त किया, प्रोपेन से प्राप्त किया, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी विधि पर हम विचार करेंगे। दूसरी विधि क्या है, अब देखिए इस विधि द्वारा सेकेंडरी एल्कोहल की तुलना में टर्शियरी एल्कोहल शीघ्रता से बनते हैं। इस विधि द्वारा सेकेंडरी एल्कोहल की तुलना में टर्शियरी एल्कोहल क्या होते हैं, शीघ्रता से बन जाते हैं, ठीक है। और इस अपक्रिया से मेथेनॉल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस अपक्रिया द्वारा मेथेनॉल हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल एक विधि द्वारा एथिलीन से एथेनॉल क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ था पहले रिएक्शन में, क्या प्राप्त हुआ था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2SO4, यही तो था रिएक्शन, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एथिलीन की अपक्रिया जब हम सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसका जल अपघटन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एथिल एल्कोहल बन रहा है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा मेथेनॉल नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात एल्कीन के सल्फ्यूरिक अम्ल के योग द्वारा मेथेनॉल नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एथिलीन से क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए प्रोपीन से क्या प्राप्त हो रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, और इससे क्या प्राप्त हो रहा है, प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस विधि द्वारा सेकेंडरी की तुलना में टर्शियरी एल्कोहल शीघ्रता से क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो ये पहले भी क्लियर हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा एल्कोहल प्राप्त करना, कि एल्कीन की अपक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से करा करके हम एल्कोहल क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी विधि पे।
क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया कि एल्कीन द्वारा एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा और दूसरा क्या है एल्कीन के जलयोजन द्वारा। तो अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन के जलयोजन द्वारा, ठीक है, एल्कीन के जलयोजन द्वारा। देखिए ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि क्या है एल्कीन के जलयोजन द्वारा, एल्कीन के जलयोजन द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एल्कीन का जलयोजन। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि एल्कीन के जलयोजन द्वारा एल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले हम जानेंगे जलयोजन क्या होता है, एल्कीन का जलयोजन, कि एल्कीन की जल की उपस्थिति में, एल्कीन की जल की उपस्थिति में या जल के साथ अपक्रिया कराने पर, एल्कीन की जल के साथ अपक्रिया तनु अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल्कीन है, एल्कीन की अपक्रिया किसके साथ कराया जा रहा है, जल के साथ कराया जा रहा है, किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में। एल्कीन की अपक्रिया जल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनने की अपक्रिया, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, जलयोजन कहलाती है, ठीक है, क्या कहते हैं, जलयोजन। समझने का प्रयास कीजिए कि एल्कीन की जल के साथ तन अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर एल्कोहल के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, एल्कीन का जलयोजन कहते हैं, ठीक है, बनने की अपक्रिया को क्या कहते हैं, एल्कीन का जलयोजन कहा जाता है। अब यहां से एक नंबर का प्रश्न पुटअप हो सकता है कि एल्कीन का जलयोजन किसे कहते हैं, तो क्या होगा, एल्कीन की जल के साथ तन अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर एल्कोहल बनने की अपक्रिया को क्या कहते हैं, एल्कीन का जलयोजन कहते हैं, या सीधे कह सकते हैं जलयोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये एल्कीन का तन अम्ल में जैसे तन अम्ल जैसे HCl ले लिया गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन, पहले डिफिनेशन हम लिख लेते हैं एल्कीन के जलयोजन द्वारा। पहले डिफिनेशन पूछा जा सकता है एक नंबर में, तो पहले हम डिफिनेशन नोट कर ले रहे हैं कि एल्कीन के साथ, एल्कीन के साथ, एल्कीन की जल के साथ, एल्कीन की जल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर, अपक्रिया कराने पर एल्कोहल के बनने की, अपक्रिया को कराने पर एल्कोहल के बनने, एल्कोहल के बनने की अपक्रिया को, बनने की अपक्रिया को जलयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलयोजन, जलयोजन कहते हैं, जलयोजन कहते हैं, ठीक है। एक डिफिनेशन हो गया कि एल्कीन के जल के साथ तन अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर एल्कोहल के बनने की अपक्रिया को क्या कहते हैं, जलयोजन कहते हैं। मतलब जल योजन मतलब जल का योग होता है, ठीक है। तो एल्केनों का तन अम्ल के हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, तो अभी हमने बताया कि इसमें
तनु अम्ल है तो उसमें क्या उपस्थित होगा, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा। ठीक है, तो अम्ल का एक गुण होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। ठीक है, तो एल्कीनो का तनु अम्ल के हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में जलयोजन होने से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। कि तनु अम्ल में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में क्या होता है, जलयोजन होता है, और जलयोजन होने से क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखिए, इसमें रिएक्शन दिया जा रहा है जैसे CH2। यहां एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, एल्कीनो का तनु अम्ल के, एल्कीनो का तनु अम्ल, एल्कीनो का तनु अम्ल के हाइड्रोजन आयन, तनु अम्ल के हाइड्रोजन आयन, एल्कीनो का तनु अम्ल के हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में तनु अम्ल में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एल्कीन का तनु अम्ल के हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में जलयोजन होने से, जलयोजन होने से एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि एल्केनो का तनु अम्ल में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण एल्कीन का क्या हो जाता है, जलयोजन होने से क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो रिएक्शन आप देखेंगे, रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं एथिलीन की, तो रिएक्शन एथिलीन की बात हो रही है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या, एथिलीन है, और इसका आईपीसी नाम क्या होगा, एथीन होगा। नाम लिख दे रहे हैं, ए एथिलीन, या इसी को एथीन भी कहते हैं, एथीन। ठीक है, तो चाहे आप एथिलीन कहिए या एथीन कहिए, तो एथिलीन सामान्य नाम है, एथीन आईपीसी नाम है। तो इसमें जल का योग होता है प्लस H2O, प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O। तो तनु अम्ल है, तनु अम्ल में क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में जल का इसमें क्या हो जाता है, योग हो जाता है। ठीक है, जल का क्या होता है, योग होता है। अब यहां देखिए, थोड़ा यहां समझना है, H2O है, हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, आयनित हो जाएगा। जब ये आयनित होगा किसमें, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में आयनित होगा। अब ये भी मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होगा। अब ये देखिए धनात्मक भाग है, ये क्या है, ऋणात्मक भाग है। ठीक है, तो धन भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां पर H2O ये आयनित हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन। हम अपने समझने के लिए इसको इस नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, तो यहां देखिए थोड़ा यहां मार्कोनी काप का नियम लगेगा। मार्कोनी काप के नियम में आपको बताया गया कि धनात्मक भाग जो है, आयन का जो धनात्मक भाग है उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है, और ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड है दोनों कार्बनों के बीच में, लेकिन दोनों कार्बनों के साथ दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन भाग को एक कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं, ऋण भाग को एक कार्बन के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको हम इस कार्बन के साथ जोड़ दे रहे हैं और OH आयन को इस कार्बन के साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है,
एथेन नाम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बात समझ रहे हैं ना। अब समझने का प्रयास कीजिए, रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, जब आप समझ जाएंगे थीम को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बात समझ गए। मार्कोनी काप के नियम में धन भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी, ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा या डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। ये मार्कोनी काप का नियम है। तो देखिए यहाँ पर धन भाग हाइड्रोजन आयन है, धनायन भाग, तो ये इसके साथ जोड़ दे रहे हैं। OH ऋणायन भाग है तो इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, क्या हो गया CH3, क्या हुआ CH3, ठीक है। OH इसके साथ जुड़ गया तो यहां डबल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2OH बन गया कि नहीं बन गया, क्या बना एथिल एल्कोहल बना, प्राइमरी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल है ये, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम प्रोपेन में जल का योग कराएंगे, दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं। दूसरा रिएक्शन प्रोपेन में जल का योग होगा, तो देखिए यहाँ पे प्रोपेन में क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें हम जल का योग करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में। और तनु अम्ल में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। कौन सा आयन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है तनु अम्ल में, तो ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ठीक है। किस नियम के अनुसार होगा, मार्कोनी काप के नियम से। किस नियम से, यहां लिख दे रहे हैं मार्कोनी काफ के नियम से, अपने समझने के लिए मार्कोनी काफ के नियम से। तो मार्कोनी काफ के नियम से होगा, तो देखिए H2O आयनित होगा किसमें, हाइड्रोजन आयन और OH आयन में, हाइड्रोजन आयन और OH आयन में, ठीक। तो हाइड्रोजन जल का हाइड्रोजन आयन धनायन भाग है और हाइड्रोक्सिल आयन ऋणायन भाग है। तो मार्कोनी काप के नियम में आपको बताया कि ऋण भाग उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, ये इसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक। अब ये हाइड्रोजन आयन किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये इसको हम इस कार्बन के साथ जोड़ दे रहे हैं क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है। तो धनायन भाग उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो धनायन भाग जुड़ गया, और इस पर 1 हाइड्रोजन परमाणु है तो इस पर ऋणायन भाग जुड़ गया, ठीक। बात समझ गए। अब देखिए क्या बनेगा, जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ CH3 है, क्या है यहाँ पे CH3, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या जुड़ा, OH समूह जुड़ा है, तो CH यहाँ सिंगल बॉन्ड OH ये जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर CH2 है, इसके साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा CH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक। कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये आईपीसी नाम हो गया। कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो 2 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन, और इस कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल होगा ये, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हैं एथिल एल्कोहल, और हमने क्या किया, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल
एल्कोहल का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, सिंपल रूप से कह सकते हैं प्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, या किसी नाम में प्रोपेन-टू-ऑल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि को हमें समझना। ठीक है, इसकी क्रियाविधि के बारे में समझना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एल्कीन की जलयोजन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो हम इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रियाविधि के बारे में। बात इतना समझ गए ना? तो देख रहे हैं एथिलीन से एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रोपिलीन है, तो इससे क्या हुआ, प्रोपिल एल्कोहल क्या हुआ, प्राप्त हुआ, या प्रोपेन-टू-ऑल प्राप्त हुआ, अर्थात सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में समझेंगे। तो देखिए क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। क्रियाविधि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया शायद, है ना। तो इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे कि जो हमने अभी अपक्रिया पढ़ा, वो अपक्रिया की क्रियाविधि 3 पदों में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हमने जो रिएक्शंस एल्कीन के जलयोजन में पढ़ा है, उसकी क्रियाविधि को हम 3 पदों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियाविधि में पहला पद क्या होगा। पहला पद क्या होता है कि जब तनु अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जल जो है तनु अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करके क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। कौन, जल। क्योंकि एल्कीन की जलयोजन में आपको बताया गया कि एल्कीन जल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, जलयोजन कहते हैं। ठीक है, तो जल जो है तनु अम्ल से क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, और प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, H3O पॉजिटिव आयन धन आयन है। ठीक है, धन आयन है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन है, तो किसके प्रति प्रेम रखेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति। क्योंकि धनायन जो होता है ऋणायन के प्रति प्रेम रखता है, तो ये धनायन है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम रख रहा है, क्योंकि इस पर धन आवेश है, तो ये किसके प्रति प्रेम रखेगा, ऋण आवेश के प्रति, और ऋण आवेश किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या करता है, कार्य करता है। किसका कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि जल जो है तनु अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, और ये हाइड्रोनियम आयन किसका कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण द्वारा एल्कीन को क्या करता है, प्रोटॉनीकृत कर देता है, और एल्कीन क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा एल्कीन प्रोटॉनीकृत होकर के क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। कार्बोकैटायन बनाता है, या कार्बोधनायन भी कह सकते हैं। कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोधनायन बनाता है। तो आइए देखते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं। तो पहले हम लिख दे रहे हैं कि जल तनु अम्ल में क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है,
एल्केन तनु अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। अभी हमने बताया कि जब ये पॉजिटिव आयन है तो किसका कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण द्वारा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण द्वारा एल्कीन, हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण द्वारा एल्कीन प्रोटॉनीकृत होकर कार्बोकैटायन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोकैटायन बनाता है, या कार्बोधनायन भी कह सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण द्वारा एल्कीन प्रोटॉनीकृत होकर क्या बनाता? कार्बोकैटायन। अब यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी भी लिख सकते हैं। कार्बोकैटायन बनाता है। तो पहला स्टेप है, 3 पदों में इसकी क्रियाविधि को समझाया जाएगा। पहला पद क्या है? क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बन रहा है। पहले टर्म में क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बन रहा है। तो कैसे बन रहा है? तो देखिए कि जल तनु अम्ल से क्या कर, तनु अम्ल में क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन आयन उपस्थित, अभी हमने बताया। ठीक है, तो जल जो है तनु अम्ल से इस प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करके क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन बना देता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये किसके प्रति प्रेम रखेगा? नेगेटिव चार्ज के प्रति स्नेह रखेगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। तो हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण द्वारा एल्कीन को क्या करता है? प्रोटॉनीकृत कर देता है, और एल्कीन किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोकैटायन में चेंज हो जाता है, अर्थात कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए जल है H2O, ये तनु अम्ल से प्रोटॉन को क्या किया? ग्रहण किया। प्रोटॉन को ग्रहण किया, किसमें चेंज हो गया? हाइड्रोनियम आयन में, H3O पॉजिटिव आयन में बदल गया। इतनी बात तो समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम एथिन ही ले रहे हैं या एथिलीन ही ले रहे हैं। तो एथिलीन में ये पहला टर्म चल रहा है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, इसका नाम क्या है? एथीन, या एथिलीन भी लिख सकते हैं। इसका नाम है एथीन, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ETHENE, एथीन। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं। अब ये क्या करेगा? इसमें जल का हम योग कराएंगे, तो जल का जब योग कराएंगे तो क्या होगा? H2O। क्या होता है? H2O। तो ये H2O प्रोटॉन को ग्रहण करके किसमें बदल गया? हाइड्रोनियम आयन में बदल गया है। तो हाइड्रोनियम आयन में बदला हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन को H सिंगल बॉन्ड
H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है इस पर, हाइड्रोनियम आयन है, धन आवेश है इस पर, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन हुआ और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही आक्रमण द्वारा एल्कीन को क्या कर देता, प्रोटॉनीकृत कर देता है। एल्कीन किसमें परिवर्तित हो जाता, कार्बोकैटायन में बदल जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये उत्क्रमणीय क्रिया है तो साइन ऑफ डिविजिबिलिटी का चिन्ह लगा देंगे। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है आपको कि यहां पे डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉनियम है, तो एक कार्बन की ओर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो जब स्थानांतरित हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जब विस्थापित होगा पाई इलेक्ट्रॉनियम, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो हो जाएगा C, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब पाई इलेक्ट्रॉन में विस्थापित होगा इस कार्बन के साथ आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो और यहां पर देख रहे हैं तो थोड़ा इसको हम बना दे रहे हैं पहले। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड C, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज है तो और यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोनियम आयन में यहां पर जो साझे का इलेक्ट्रॉनियम है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, साझे का इलेक्ट्रॉनियम जो है ये ऑक्सीजन की ओर क्या हो जाएगा, विस्थापित होगा। तो यहां से ये क्या होगा, निकलेगा। तो ये जब विस्थापित होगा ऑक्सीजन के तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ गया, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए देखिए, जब हाइड्रोजन जुड़ा तो 3 वैलेंसी है कि 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 वैलेंसी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या है, कमी है, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, एथिल कार्बोकैटायन बनाता है। क्या बनाता है, इसको हम लिख सकते हैं एथिल कार्बोकैटायन, ठीक। क्या बना, एथिल कार्बोकैटायन। और थोड़ा यहां पर ध्यान देना है, क्या बचा हुआ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, H2O प्लस H2O, ठीक है। अब ये यहां से पृथक हुआ तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये एक हो गया, या इधर से दिखा दिए, कहीं से भी दिखा सकते हैं, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक। अब ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप पे बात कर रहे हैं, दूसरा स्टेप। तो देख रहे हैं एथेन या एथिलीन किसमें परिवर्तित हो गया, एथिल कार्बोकैटायन या एथिल कार्बो धनायन में बदल गया, ठीक है। और यहां पर क्या बना, जल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स में कर्मक का कार्य कर रहा है, तो ये इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो इसका एक हाइड्रोजन इस पर क्या होगा, जुड़ेगा और यहां पर H2O क्या हो गया, पृथक हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकैटायन पर जल द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण से, अब ये क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन पर दूसरा स्टेप, कार्बोकैटायन पर जल द्वारा
जल द्वारा कार्बोकैटायन पर जल द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण से प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है। जल द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण से प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है। तो रिएक्शन देखिए, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल, ये है एथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन या पूरा नाम लिख दीजिए, एथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड एच, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। तो कौन आक्रमण कर रहा है, H2O। कौन आक्रमण कर रहा है, H2O। देखिए प्लस O, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है, H2O हो गया। अब क्या होगा, यहां पर धनावेश है, ये इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, ठीक है। तो आक्रमण करेगा तो यहां पर H2O क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो प्रोटॉनीकृत एल्कोहल क्या होगा, बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनता है। तो जोड़िए इसको, तो क्या होगा, इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, क्या होगा, तो ये भी उत्क्रमणीय है, हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा O, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, एक तो जुड़ जाएगा, एक के साथ यहां बैलेंसी बना लेगा, तो ये बचा हुआ, ठीक। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया, ठीक है। ये है प्रोटॉनीकृत एल्कोहल, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल, ठीक है। तो जल द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण से क्या बनता है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनता है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ये ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो साझे का इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होगा, ऑक्सीजन की हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की हो जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन आयन क्या होगा, पृथक होगा, और हाइड्रोजन जब पृथक होगा तो इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो ये तीसरे स्टेप में होगा, ठीक है। ये दूसरा स्टेप क्लियर हुआ। अब तीसरे स्टेप पे आ जाइए, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, खो दे रहे हैं ऊपर, तीसरा स्टेप कि प्रोटॉनीकृत एल्कोहल से विप्रोटॉनीकरण द्वारा यहां पर क्या होगा, विप्रोटॉनीकरण होगा द्वारा एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल से विप्रोटॉनीकरण द्वारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, विप्रोटॉनीकरण होगा, तो विप्रोटॉनीकरण होगा तो क्या होगा, देखिए
सी, ये वाला फिगर सी, सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, यहां पर क्या जुड़ा है ओ एच, क्या जुड़ा हुआ है ओ, यहां इस कार्बन के साथ ओ, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर भी क्या जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है और इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो बी प्रोटॉनीकरण द्वारा, तो H2O, H2O के द्वारा क्या बनेगा, H2O तो यहां से ये यहां पर साझे का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तरफ गया तो यहां से प्रोटॉन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन क्या होगा निकलेगा। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन इधर आएगा इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एरो सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे छूट रहा है देखिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड H, ये एक प्रोटॉन क्या हो गया, पृथक हो गया और H2O से मिल करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, तो यहां से निकला तो इसके पास कितने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ क्या होगा हाइड्रोजन, और क्या बन गया हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन बनेगा। क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब यहां देखिए OH समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब CH3 CH2OH, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिगर पे, CH3 CH2OH, तो क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, एल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में एल्केन से एल्कोहल प्राप्त करने की क्रियाविधि 3 पदों में होती है। पहले पद में क्या होता है कि जल तन अम्ल से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स में ही अभिकर्मक का कार्य करता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स में ही अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन्स में ही के आक्रमण द्वारा एल्कीन को क्या करता है, प्रोटॉनीकृत कर देता है। ठीक है, और क्या बनता है, एथिल कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बनता है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये एथिल कार्बोकैटायन जो है जल द्वारा नाभिक नहीं आक्रमण से, तो जल क्या है, नाभिक H2O जो है नाभिक नहीं अभिकर्मक है, तो नाभिक नहीं आक्रमण से क्या बनाता है, कार्बोकैटायन प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये प्रोटॉनीकृत एल्कोहल जो है ये क्या हो जाता है, विप्रोटॉनीकृत होता है, अर्थात इससे प्रोटॉन अलग हो जाता है, और जो प्रोटॉन अलग होगा उसको जल के साथ मिल करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है, और क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो एल्कीन की के जलयोजन की जो क्रियाविधि है वो 3 पदों में होती है। तो पहले पद में क्या बन रहा है, देख रहे हैं, जल जो है तन अम्ल से हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स में कर्मक का कार्य करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में ही आक्रमण के द्वारा एल्कीन जो है वो क्या बनाता है, कार्बोधनायन बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है।
अब ये कार्बोकैटायन जो है दूसरे स्टेप में जल द्वारा, ठीक है, ये जो जल है, जल द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण से ये प्रोटॉनीकृत होकर के क्या बनाता है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है। और ये तीसरे स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल विप्रोटॉनीकरण द्वारा क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। तो ये 3 पदों में इसकी क्रियाविधि क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, अब तीसरी विधि है। तो आप 2 विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि एल्कीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, एल्कीन के जलयोजन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। 2 स्टेप आपने पढ़ लिया। अब हम तीसरी विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी विधि एल्कीन से एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि है। तीसरी विधि क्या है, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त करना है, एल्कोहल प्राप्त करना। ठीक है, तो पहले हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रिएक्शन सभी करा रहे हैं, पहले आप उसके कैसे क्या होगा उसको आप समझ लीजिए कि एल्कीन को क्या किया जा रहा है, डाइबोरेन। हमने क्या लिया, एल्कीन लिया। एल्कीन की अपक्रिया किससे करा रहे हैं, डाइबोरेन। डाइबोरेन B2S6, इसका नाम है डाइबोरेन। डाइबोरेन या आप ले सकते हैं BH3 ले सकते हैं, नीचे B2S6 या BH3। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बोरान ट्राइहाइड्राइड। बोरान ट्राइहाइड्राइड कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो B2S6 आप भी ले सकते हैं, डाइबोरेन, इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, डाइबोरेन। ठीक है, तो आप B2S6 भी ले सकते हैं, BH3 भी ले सकते हैं। तो एल्कीन जो है डाइबोरेन या बोरान ट्राइहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, एल्कीन डाइबोरेन या बोरान ट्राइहाइड्राइड के साथ क्या करता है, अपक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन देता है। ट्राई एल्किल बोरेन क्या देता है, ट्राइएल्किल बोरेन देता है। ध्यान दीजिए, समझिए। अभी इसके उसके बारे में बताएंगे, पहले इसमें क्या हो रहा है जान लीजिए कि एल्कीन जो है डाइबोरेन अथवा बोरान ट्राइहाइड्राइड से अपक्रिया करके क्या बनाता है, ट्राइएल्किल बोरेन देता है। जो H2O2 ये जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 द्वारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, H2O2 द्वारा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, H2O2 द्वारा और NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन हो रहा है और इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, उपस्थिति में अपघटन होता है। तो अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, और ये अपक्रिया जो होती है एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है, ये समझना आपको, एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होते हैं। एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है, नियम के अनुसार होते। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है। इसका मतलब मार्कोनी-काफ के नियम का व्युत्क्रम। तो मार्कोनी-काफ का नियम आपको बताया गया कि ऋण भाग जो होता है उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है,
और धन भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर क्या एंटी मार्कोनी का आपका नियम है, तो ऋण भाग क्या होगा, उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और धन भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, कम होगी, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनी का आपका नियम कहेंगे। ठीक है, तो मार्कोनी का आपके नियम का जस्ट अपोजिट, इतनी बात समझ में आया। तो ये अक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोबोरेशन कहलाते हैं। मतलब इस अक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं। पहले इसके थीम को जानिए कि एल्कीन डाइबोरेन या बोरान ट्राइहाइड्राइड से अपक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन देता है, जिसका H2O2 द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, और ये अपक्रिया किसके अनुसार होती है, एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होती है। और यहाँ पर कौन सा एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। कौन सा एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन द्वारा कौन सा एल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, और इस विधि द्वारा टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त किया जा रहा है लेकिन टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन पे आ जाइए इस पे। तो पहले इसके थीम के बारे में आप लिख लीजिए कि एल्कीन बोरान डाइबोरेन, एल्केन डाइबोरेन को लिखेंगे B2H6, क्या बगल लिख दे रहे हैं, डाइबोरेन नाम लिख दे रहे हैं डाइबोरेन, अथवा बोरान ट्राइहाइड्राइड BH3, इसका नाम है बोरान ट्राइहाइड्राइड। ठीक है, तो आप चाहे डाइबोरेन ले लीजिए, दोनों में से कोई भी रिएक्शन, जैसे B2H6 है। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल है तो एक के साथ कितना होगा, तो BH3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम रिएक्शन BH3 के साथ दिखाएंगे। ठीक है, और अगर B2H6 लेंगे तो रिएक्शन में जहां जहां आएगा वहां दूना कर देंगे तो B2H6 से हो जाएगा। तो देखिए एल्केन B2H6 मतलब डाइबोरेन अथवा BH3 मतलब बोरान ट्राइहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करके क्या देता है, के साथ अपक्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन देता है। क्या देता है, ट्राई एल्किल बोरेन देता है। ठीक है, जो H2O2 द्वारा NaOH की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में क्या करता है, अपघटन पर या ऑक्सीकरण द्वारा भी कर सकते हैं, अपघटन पर प्राइमरी एल्कोहल देता है। ये अपक्रिया हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। ये अपक्रिया हाइड्रोबोरेशन कहलाते हैं।
हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया होती है एंटी मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होती है। यह प्रक्रिया एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होते हैं। एंटी मार्कोनिक नियम के अनुसार होते हैं। अभी आपको समझा दिए एंटी मार्कोनी काप का नियम क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंटी मार्कोनी काप का नियम, ठीक है। मार्कोनी काप के नियम का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। ठीक है। तो आइए रिएक्शन हम देखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या है? कोई एल्कीन ले लिया जाए। एल्कीन चाहे बोरान डाइबोरेन आप ले सकते हैं, अभी स्थिर ले सकते हैं। ठीक है। तो एक इस पर भी किया जाएगा रिएक्शन, इस पर भी किया जाएगा। तो एक समझाते रहे, पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या करा, R सिंगल बॉन्ड CH, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है? एल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन हो गया। तो एल्कीन की प्रक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? बोरान ट्राइहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। BH3 किसके साथ करा रहे हैं? BH3 के साथ करा रहे हैं। ठीक है। तो BH3 के साथ करा रहे हैं, बोरान ट्राइहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा समझना है। ठीक है। अब यहां BH3 को हम लिख सकते हैं अपने समझने के लिए HBH2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। HBH2। ठीक है। तो यहां पर देखिए एंटी मार्कोनी काप के नियम के अनुसार ये पॉजिटिव भाग हो गया, ये निगेटिव भाग हो गया, अर्थात ये धनायन हुआ, ये ऋणायन हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनी काप का नियम क्या होता है कि ऋण भाग उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। और धन भाग उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी? कम होगी। यहां पर मार्कोनी काप का नियम नहीं लागू हो रहा है, बल्कि एंटी मार्कोनी काप का नियम लागू हो रहा है। ठीक है। तो एंटी मार्कोनी काप के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये BH2 किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है। तो यहां आप चाहे BH3 लिखे या HBH2 लिखे, मतलब दोनों हमने लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। यहाँ OR मतलब अथवा चाहे आप BH3 लिखिए या HBH2 लिख सकते हैं। तो ये BH2 नेगेटिव पार्ट है, ऋणायन भाग है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये हाइड्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है। तो जोड़िए तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, R सिंगल बॉन्ड, यहां CH के साथ क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। क्या जुड़ा है? H। तो जोड़ दीजिए RCH, यहां क्या जुड़ गया? H जुड़ गया ये। ठीक। और यहां डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा? BH2 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? BH2। तो जोड़ दीजिए BH2 को, तो हो जाएगा CH2, यहां पर जुड़ गया BH2। ठीक। अब ये पुनः एल्कीन से अपक्रिया करेगा, तो रिएक्शन उधर जगह कम पड़ेगा, तो यहां नीचे घुमा दे रहे हैं इसको। ठीक है। तो नीचे घुमा दिया जा रहा है, तो इसको हम इस तरह भी आप लिख सकते हैं।
यहाँ इधर घुमा दे रहे हैं ये, ठीक है, इस चीज को इधर घुमा दिया जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पुनः इससे एल्कीन से अपक्रिया करेगा। तो ये क्या है एल्कीन, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा यहां समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये RCH, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर CH2 है, यहाँ BH2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं B या H, BH आप लिख सकते हैं। तो इसका ये नेगेटिव ऋणायन भाग हुआ, ये क्या हुआ, धनायन भाग हो गया, ठीक है। तो जब ये धनायन भाग हुआ ये, और ये क्या है, ऋणायन भाग है, तो धनायन भाग क्या होगा, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, कम होगी। और ऋणायन भाग उस डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये BH क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको आप चाहे तोड़ के लिख सकते हैं, H BH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर अथवा करके हम इसको लिख दे रहे हैं, ये BH2 को इस तरह आप लिख सकते हैं, तो हो जाएगा H BH, ठीक। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा ये, ठीक है। BH2 को हमने HBS लिख दिया अपने समझने के लिए, और ये जो BH है ये किसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ गया क्योंकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है, ठीक है। अब यहां देखिए इसमें से H इसके साथ जुड़ा, BH इसके साथ जुड़ा, BH इसके साथ भी जुड़ा है। तो यहाँ इसको थोड़ा आप सिस्टमेटिक कर लीजिए, इसका एक मॉलिक्यूल ए हुआ, एक मॉलिक्यूल ए हो जाएगा, इसके साथ योग करेगा। तो यहाँ देखिए इसको RCH, तो क्या हो जाएगा RCH2, क्या हो जाएगा RCH2, तो RCH2 ये हुआ सिंगल बॉन्ड, CH ये हो गया। अब यहां थोड़ा देर ध्यान दीजिए, BH इसके साथ जुड़ा, देखिए यहां से पुनः फिर से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए यहां से थोड़ा फिर से देख लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ BH2 को हमने तोड़ दिया HBH में, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड CH2 है। तो इसको जब हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो RCH क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये हो गया। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, BH बचेगा, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा BH, तो यहाँ क्या बचेगा, ये BH जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए वाला देखिए इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ इसके साथ BH जुड़ा है, तो इसके साथ भी BH जुड़ा है, इसके साथ भी BH जुड़ा है, दोनों इकट्ठा कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा R, इसको थोड़ा दिख नहीं रहा तो थोड़ा सही कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये वाला पोर्शन हुआ, तो इसके साथ भी BH जुड़ेगा, इसके साथ भी क्या होगा BH जुड़ेगा, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसके साथ भी BH जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी BH जुड़ा हुआ, ठीक है। अब ये तब तक एल्कीन से अपक्रिया करता रहेगा जब तक सभी हाइड्रोजन यहां से गायब नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा नीचे घुमा दे रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जब घुमाएंगे तो ये किसके साथ अपक्रिया करेगा, इस एल्कीन के साथ, तो R यहां तो दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, और ये ऋणात्मक भाग इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ और ये जुड़ेगा इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर B इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसको जब इस तरह लिखेंगे तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसके किसके साथ जुड़ा है, बोरान के साथ जुड़ा है, तो ये बोरान के साथ जुड़ गया है। ये वाला भी बोरान के साथ जुड़ा है, तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बोरान के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये भी किसके साथ जुड़ेगा, बोरान के साथ जुड़ेगा, तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी किसके साथ जुड़ेगा, बोरान के साथ जुड़ेगा। अब इसका क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो OH होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। अब इसका अपघटन होगा तो यहां से बोरान निकलेगा, यहां से एक OH समूह इसमें यहां जुड़ेगा, एक OH समूह यहां जुड़ेगा, एक OH समूह यहां जुड़ेगा। तो देखिए 3 OH समूह जुड़ रहे हैं, एक इसके साथ यहां जुड़ेगा, एक इसके साथ यहां जुड़ेगा, एक इसके साथ यहां जुड़ेगा। ठीक है, तो 3 OH समूह जुड़े तो कितना हुआ, 3 ऑक्सीजन हुआ और 3 हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पर क्या है, 2 2 4 मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बैलेंस नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, मतलब 3 में 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, मतलब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 OH जुड़ेगा, मतलब एक इसके साथ OH जुड़ेगा, फिर इसके साथ OH जुड़ेगा, फिर इसके साथ OH जुड़ेगा। यहाँ पे यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया था। ठीक है, अब ये बी जो है इसके साथ जुड़ गया, H इसके साथ जुड़ गया, तो ये 3 बार हुआ, तो इसके साथ OH समूह जुड़ेगा, इसके साथ OH समूह जुड़ेगा, इसके साथ OH समूह जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं। तो एक OH इसके साथ जुड़ेगा, एक OH यहाँ जुड़ेगा, एक OH यहाँ जुड़ेगा, तो 3 बार OH जुड़ेगा, तो ये 3 बार है, तो मतलब 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 से गुणा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ एक OH 2 OH 3 OH जुड़ रहा है, तो 3 OH जुड़ा मतलब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर कितने हो गए, 3 से जब मल्टीप्लाई किया गया तो 6 हुए, तो 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन मतलब H3 हो गया, 3 ऑक्सीजन O3 हुआ, तो बोरान इसके साथ जुड़ेगा इस तरह। ठीक है, बोरान पहले हो जाएगा ऑक्सीजन के H3BO3, तो ये H3BO3 बन रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल। कितने मॉलिक्यूल हुए, 3 मॉलिक्यूल हुए। ठीक है, तो ये इतना रिएक्शन तो क्लियर हुआ कि एल्कीन है, इसकी अपक्रिया बोरान ट्राइहाइड्राइड से करा रहे हैं, तो BH3 को HBH2 लिख सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ जा रहा है और BH3 इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो ये क्या बना, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, BH2 जो है यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया पुनः एल्कीन से होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 से, तो यहाँ BH2 को हम तोड़ दिए, HBH लिख दिए, तो ये हाइड्रोजन इस CH से जुड़ गया और BH इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड था, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसके साथ भी इसको थोड़ा हमने सिस्टमेटिक कर लिया, तो RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हुआ, और यहाँ R हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा तो CH2 हुआ, यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, क्या जुड़ा यहाँ पे, BH इसके साथ भी जुड़ेगा, BH इसके साथ भी जुड़ेगा। ठीक है, तो इसके दो बारे हो गया। पुनः यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अभी यहाँ पे उपस्थित है, तो फिर एक बार एल्किल समूह इसके साथ अपक्रिया करेगा, तो बोरान इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, बोरान इसके साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर इसके साथ भी बोरान जुड़ेगा, इसके साथ भी जुड़ा है, और इसके साथ भी बोरान क्या होगा, जुड़ेगा। अब ये ट्राइएल्किल बोरेन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्राइएल्किल बोरेन बन गया। और ट्राइएल्किल बोरेन जब बन गया तो वो उसको हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं,
तो एक OH समूह इसके साथ, एक OH समूह इसके साथ, एक OH समूह इसके साथ जुड़ेगा, मतलब 3 OH समूह जुड़ेंगे। तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे तो और यहाँ पर 2 ही है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 3 OH यहाँ पर जुड़ गए तो यहाँ कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच रहा, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बच रहा है। तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये क्या होगा H3, और 3 ऑक्सीजन बच रहा है O3, ठीक है। और बोरान यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, H3BO3 बन जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बन जा रहा है, ठीक है। तो ये तो एल्किल लिया गया है यहाँ पर R, कोई एल्किल समूह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करके पूरा करना है स्वतः, ठीक है। इसी तरह तो खोले इसको, जहां तक मेरा अनुमान है कि एल्किन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण से प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। तो एक रिएक्शन आपको दे रहे हैं करने के लिए, आप उसको स्वतः पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दूसरा रिएक्शन हम दे रहे हैं H2C डबल बॉन्ड CH2, इसकी अप्रिया BH3 से कराया जा रहा है। तो इसको आप हाइड्रोबोरेशन अप्रिया द्वारा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एक विधि और बचा हुआ है एल्कीन के ऑक्सी मरकरी विमरकरीकरण से, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो ये विधि अगले वीडियो में आपको बता देंगे, तीसरी विधि, ठीक है। धन्यवाद।